Okay, dear students, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का टॉपिक कवर किया था, बट मैं स्टूडेंट्स आप तो जानते हो कि मैं आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की अपेक्षा नहीं करता। मैं आपसे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला प्राणी बनने की अपेक्षा नहीं करता, मैं आपसे थिंकिंग क्रिएचर बनने की अपेक्षा करता, तभी हम लोगों की मेहनत सार्थक होगी। अब आपको हमने एक तरीका बताया हुआ है कि प्रत्येक दिन पढ़ने के बाद कुछ समय सोचने पर देना है। लास्ट में 20 मिनट 25 मिनट जितना आप दे सकते हो, 20-25 मिनट्स आर इनफ। और कोशिश करो लिंक करने का। जैसे मैंने आपको कभी टॉपिक को अकेला नहीं पढ़ाया, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड। अभी पार्ट सेकेंड का, पार्ट थर्ड का में इंपीरियलिज्म और जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद वाले टॉपिक का पार्ट चल रहा है, साम्राज्यवाद, नया साम्राज्यवाद का, जो आज फिनिश भी हो जाएगा और आज मैं प्रथम विश्व युद्ध आरंभ भी कर दूंगा। जो लास्ट वन सब टॉपिक होगा, इस चौथा उपखंड होगा प्रथम विश्व युद्ध, ये तीसरे खंड का, उन सभी के बीच कनेक्टिविटी। आज मैं जब आपको वहां तक पहुंच जाऊंगा उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद, तो एक डायग्राम बनाता हूं जो पार्ट 2 और पार्ट थर्ड तीनों को लोग लिंक कर रहा होगा। आप लोग मुझे बोलना ओके करना कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं। पहले थोड़ा सा मुझे हिंट दो कि थोड़ी सी बौद्धिक जुगाली कर रहे हो कि नहीं, पढ़ने के साथ थोड़ी सी बौद्धिक जुगाली हो पा रही है कि नहीं, इसका हिंट प्लीज मुझे दो। अंकुर जरा पूछो मेरे स्टूडेंट से, प्लीज हिंट दीजिए, थोड़ी सी बौद्धिक जुगाली हो पा रही है या नहीं। yes. हो रही है, हाँ। तो क्या पूरा नहीं, लेकिन शुरू कर दिया। हाँ, शुरू कर दो, क्योंकि देखो लेट करोगे, जितना लेट करते जाओगे उतना पीछे रह जाओगे। जितनी उन्हें सूनर इज द बेटर, जितनी जल्दी शुरू कर दो उतना बढ़िया है। तो चलिए, यही टॉपिक मैं आपको कवर कर रहा था। मैं आता हूं उसी पॉइंट पर। पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, मिस्टर अंकुर, एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन उसी में था क्या? हाँ, शुरू में मॉडल आंसर था, आपने बोला था प्रैक्टिस करने के लिए। ये दो क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, 2 क्वेश्चन उसी में। क्वेश्चन आपने लिखा, जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन आपने लिखा, बोलिए। हाँ, ये क्वेश्चन था। 19वीं सदी का नव साम्राज्यवाद राष्ट्रीय गौरव की भावना से प्रेरित था, न कि आर्थिक कारक से। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप 19वीं सदी के नव साम्राज्यवाद के लिए महज औद्योगिक क्रांति को उत्तरदायी मानते हैं? इसके पक्ष में उत्तर दीजिए। तो क्या विचार बनता है मेरा स्टूडेंट? अंकुर, ये बताइए कि इन्होंने प्रैक्टिस की है या नहीं। थोड़ा आइडिया दीजिए। आप लोगों ने ट्राई किया है क्वेश्चन? क्या मेरे हेल्प की भी आवश्यकता है? बोलिए। मैक्सिमम बोलने के ट्राई किए हैं, बनते नहीं। हेल्प, फिर भी हेल्प चाहिए। ओके, करता हूं आपको हेल्प। जस्ट 1 मिनट। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है, ये है कि 19वीं सदी का नव साम्राज्यवाद राष्ट्रीय गौरव की भावना से प्रेरित था, न कि आर्थिक कारक से। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो अब इसको शुरू करना है, तो क्या आप इसको शुरू नहीं कर सकते? देखो कितनी आसानी से आप इसको शुरू कर दोगे। मैं शुरू करवाता हूं। देखो, पहले ये पूछो इनसे, मेरे स्टूडेंट से, कि क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है या आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है? पहले ये बताइए। माय स्टूडेंट्स, बी फास्ट, ही विल इन्फॉर्म मी, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है या आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है? यस, गुड। अब इस क्वेश्चन को देखो। ये आपसे पूछ रहे हैं कि पहले, सबसे पहले होता है क्वेश्चन की बेसिक एसेंस को और समझ लिया तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। 19वीं सदी का नव साम्राज्यवाद राष्ट्रीय गौरव की भावना से प्रेरित था,
न कि आर्थिक कारक से इस कथन का समालोचना तो परीक्षण कीजिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें यह स्टैंड लेना है कि क्या यह राष्ट्रीय गौरव की भावना से प्रेरित था। तो आप जानते हो कि राष्ट्रीय गौरव की भावना एक प्रोमिनेंट कॉज था, लेकिन हम औद्योगिक क्रांति की भूमिका को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। देखो, हमें फंसाने की कोशिश कर रहा, हमसे वह कबूल करवाना चाह रहा है जो उचित नहीं है। क्वेश्चन आर्गुमेंटेटिव है, हम इसको ऐसे शुरू कर देंगे। हाँ, कि 19वीं सदी का नव साम्राज्यवाद 19वीं सदी का नव साम्राज्यवाद एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम था। 19वीं सदी का नव साम्राज्यवाद एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम था तथा इसके लिए एक से अधिक कारक उत्तरदायी थे। ये हो गया इंट्रोडक्शन। जस्ट यू हैव स्टार्टेड द इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया आपका। ये हुआ। अब आपका थीसिस लाइन अगला देखिए। हाँ, कि नव साम्राज्यवाद के उद्भव, कौन सा शब्द यूज किया है, ये क्या है कि राष्ट्रीय गौरव। हाँ, उद्भव में राष्ट्रीय गौरव ने राष्ट्रीय गौरव जैसे कारक ने अहम भूमिका निभाई। अहम का मतलब महत्वपूर्ण भी लिख सकते हो, अहम भी हम लिखते हैं, महत्वपूर्ण भी लिखते हैं। तो हमारे पास अगर शब्दकोश और शब्द भंडार है तो उन लोगों को मैंने एक रास्ता बताया है कि मेरे भी शब्दों को पकड़ने का प्रयास करिए, और एक मैंने कॉपी बनाने के लिए कहा है। आलस मत करिएगा। जैसे आप स्टडी टेबल जहां पढ़ रहे हो वहां पर एक कॉपी रखिए, वहां पर लिखिए शब्दकोश और मुहावरे। जो भी अच्छे शब्द आपको लगे आप शब्द भंडार को बढ़ाइए, शब्दों के विकल्प को बढ़ाइए। इससे आपकी भाषा ज्यादा अच्छी होगी। और जहां आवश्यकता समझिए, विशेषकर निबंध में तो आपका रामबाण का काम करेगा। और आप जहां भी आपको मौका मिले आप मुहावरे इन आदि का प्रयोग करिए। तो इस राष्ट्रीय कारक ने अहम भूमिका निभाई। फिर भी हम औद्योगिक, क्या दिया है, आर्थिक, हाँ, फिर भी हम आर्थिक कारक की भूमिका को कम करके नहीं देख सकते। मतलब ये हमारा स्टैंड हुआ, थेसिस हुआ कि चलो भाई, ये इसने भूमिका तो निभाई, लेकिन हम आर्थिक कारक की भूमिका को कैसे कम कर दें। वो तो कम हम कर ही नहीं सकते। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो तुमने स्टैंड लिया है ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट स्टैंड है कि आर्थिक कारक की भूमिका को हम कम करके नहीं देख सकते। अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखियो कि यूरोप में कुछ देश ऐसे थे जो औद्योगिकरण में आगे नहीं थे, बावजूद इसके उन्होंने साम्राज्य निर्माण में अत्यधिक रुचि दिखाई। जैसे फ्रांस, उसके लिए राष्ट्रीय गौरव की भावना महत्वपूर्ण थी। जो देश बाजार के लिए भी विस्तार कर रहे थे, तो बाजार उनको केवल अपने उत्पादों के लिए नहीं, राष्ट्रीय गौरव के लिए भी चाहिए था। एक ब्रिटिश घोषणा करता है कि हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, तो एक जर्मन जवाबी नारा देता है, हमें भी सूरज के नीचे जमीन चाहिए। उसके पीछे राष्ट्रीय गौरव की भावना भी। पैराग्राफ चेंज करके, बावजूद इसकी औद्योगिक क्रांति
कि इसमें औद्योगिक क्रांति ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने बाजार की जरूरत को पूरा किया और राष्ट्रीय गौरव ने उसमें उत्प्रेरणा की भूमिका निभाई। मतलब औद्योगिक क्रांति ने बाजार की आवश्यकता को पैदा किया और फिर उसके साथ राष्ट्रीय गौरव की भावना भी जुड़ गई। क्योंकि हम देखते हैं कि 1870 के दशक के बाद अधिकांश देश जो साम्राज्य निर्माण की तरफ आगे बढ़े वो औद्योगिक क्रांति में आगे रहे थे। हो गया अब आपका, उसके बाद अब निष्कर्ष दे दीजिए। तो कोशिश तो आप करिए। और देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन है, ठीक उसका उल्टा है कि आप 19वीं सदी के नव साम्राज्यवाद के लिए महज औद्योगिक क्रांति को उत्तरदायी मानते हैं। अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। यहां पर आप स्टैंड लीजिए कि औद्योगिक क्रांति ने निश्चय ही इसमें निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन हम इसका पूरा श्रेय केवल औद्योगिक क्रांति को नहीं दे सकते। तो वहां पर औद्योगिक क्रांति की भूमिका में पहला पैराग्राफ लिख डालिए और फिर उसके बाद आप बाकी कारकों के बारे में बस एक पैराग्राफ में बाकी कारकों के बारे में बस पासिंग रेफरेंस केवल दे दीजिए। 3-4 जो कारक है, ये भी था, वो भी था, वो भी था, हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो उसे हिम्मत नहीं हारनी है। मैं डेली आपको एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब ये सब तो हमने देख ही लिया था, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा से अफ्रीका का विभाजन, अमेरिकी नव उपनिवेशवाद मैंने आपको कवर कर दिया था। फिर मैंने पुराने साम्राज्यवाद में क्या है, पुराने साम्राज्यवाद में यह है कि वो उपनिवेशों से केवल वस्तुएं लूटते थे, और जो नया साम्राज्यवाद है वहां उपनिवेशों में अपने बाजार का निर्माण करते थे, उपनिवेशों से कच्चे माल लेते थे। तो नया साम्राज्यवाद का दायरा ज्यादा बड़ा था, क्योंकि उपनिवेशों को विनिर्मित वस्तुओं के आयातक, अब टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देना, उपनिवेशों के विनिर्मित वस्तुओं के, मिस्टर अंकुर बढ़ा देना, उपनिवेशों को विनिर्मित वस्तुओं के आयातक एवं कच्चे माल के निर्यातक के रूप में परिवर्तित कर दिया। एक ये फैक्टर हुआ। दूसरा, संबंधित उपनिवेश में उद्योगों का विनाश हुआ, जिसे विऔद्योगिकरण का नाम दिया जाता था। क्योंकि जहां भी अब 1870 के दशक के बाद जहां जहां आप अपने औद्योगिक उत्पादों को पहुंचाओगे वहां तो उनके उद्योग नष्ट होंगे। तो विऔद्योगिकरण या उद्योगों का विनाश तो उसका एक स्वाभाविक परिणाम था। और संबंधित उपनिवेश के बाजार का दोहन करने के लिए आधुनिक यातायात एवं संचार व्यवस्था के रूप में रेलवे और टेलीग्राफ का विकास किया गया, ये भी मैंने आपको बताया था। और उपनिवेशों में यूरोपीय शिक्षा पद्धति का प्रसार किया गया, ताकि एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जिसका आकर्षण मातृदेश जो उपनिवेश बनाता है कि औद्योगिक उत्पादों की ओर हो। इस प्रकार से औपनिवेशिक समाज विभाजित हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति को भी फैलाने का प्रयास किया। क्यों? ये आप साम्राज्यवाद के युग में नहीं किया, ये नव साम्राज्यवाद के युग में किया। क्योंकि उनका मानना था कि जहां पर हमारी शिक्षा पहुंचेगी, जहां पर हमारी संस्कृति पहुंचेगी, वहां पर हमारी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। तो अपनी शिक्षा और संस्कृति को इसलिए फैला रहे थे ताकि उनकी वस्तुओं की मांग बढ़े। जैसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा, आपको याद है। नव साम्राज्यवादियों ने 19वीं सदी में भूमंडलीकरण को कैसे प्रभावित किया, तो मैं आपको बताया था कि देखो, भूमंडलीकरण प्रायः आप 1990 के दशक से लेकर वर्तमान काल में आप भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग करते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भूमंडलीकरण उससे पहले भी आया था। मेघनाथ देसाई एक अर्थशास्त्री है, वो कहते हैं कि हमारे इतिहास में कई बार भूमंडलीकरण और उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन आया, भूमंडलीकरण आया भी और भूमंडलीकरण का पतन भी हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे 19वीं सदी है, तो 19वीं सदी में एक जो इंटीग्रेटेड पूरे वर्ल्ड का जो इंटीग्रेशन हुआ, वो इंटीग्रेशन भी भूमंडलीकरण था। वो 19वीं सेंचुरी का भूमंडलीकरण था। तो उसमें मैंने एक अवयव बताया कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं का आदान प्रदान, क्योंकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यह वह काल था जब विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर आर्थिक निर्भरता बढ़ गई थी। 18वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या में व्यापक वृद्धि हुई और बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की जरूरत पड़ी। अतः इस काल में यूरोपीय साम्राज्यवादियों के द्वारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया में खाद्यान्नों के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया। मतलब वो क्या करते थे, उपनिवेशों से कच्चे माल और खाद्यान्न ले लेते थे और वहां पर अपने उत्पादित, अपने जो विनिर्मित वस्तुएं हैं उसको पहुंचा देते थे। तो पूरे वर्ल्ड में वस्तुओं का आदान प्रदान, जितना तेजी से गुड्स का आदान प्रदान हुआ, आज के इतना नहीं तो बहुत, आज तो फाइनेंस का आदान प्रदान ज्यादा है, तब गुड्स का आदान प्रदान ज्यादा था।
दूसरा पूंजी का आदान प्रदान, क्योंकि वो उपनिवेशों में पूंजी लगाते थे। याद करिए 1857 के बाद भारत में कितनी पूंजी आई थी, ब्रिटिश पूंजी और विभिन्न क्षेत्रों में लगी थी। एक तो सरकारी कर्ज के रूप में आई थी, रेलवे के प्रत्याभूत ब्याज के रूप में आई थी, शिपिंग में लगी थी, इंडस्ट्री में लगी, इंडस्ट्री में तो कम लगी थी, टी कॉफी प्लांटेशन में लगी थी। तो उसी तरह दुनिया के बाकी उपनिवेशों में भी यूरोपीय पूंजी गई। तो पूंजी का आदान प्रदान भी एक फैक्टर है। और तीसरा है नवीन तकनीकी का विकास। तो नवीन तकनीकी में मैंने आपको बताया था कि रेलवे, वाष्प चालित जहाज, पहले जहाज मैनुअल होते थे, अब स्टीम इंजन लग गए। स्टीम इंजन आए तो रेलवे बन गया। और फिर आगे चलकर फिर देखोगे सुएज नहर 1869 में खुल गया। इलेक्ट्रिसिटी आई तो टेलीग्राफ का विकास हो गया और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं का आदान प्रदान संभव हुआ। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या का हस्तांतरण। अब यही देखिए कि यह वह काल था जब यूरोप की जनसंख्या बढ़ रही थी। फिर संसाधन एवं रोजगार की खोज में लगभग 50 मिलियन यूरोपीय लोग अमेरिकी महाद्वीप, अफ्रीका एवं एशिया में प्रवासी के रूप में चले गए। मतलब यह वह काल था जब यूरोप की जनसंख्या बढ़ रही थी और फिर संसाधन एवं रोजगार की खोज में लगभग 50 मिलियन यूरोपीय लोग अमेरिकी महाद्वीप, अफ्रीका एवं एशिया में प्रवासी के रूप में चले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य महाद्वीपों के लोगों को भी विभिन्न महाद्वीपों में स्थानांतरित किया ताकि श्रमिकों की समस्या का समाधान हो सके। मैंने अन्य महाद्वीपों में भी भेजा। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक श्रमिकों की समस्या का हल बहुत हद तक दास व्यापार के माध्यम से खोजा गया था, परंतु 19वीं सदी में, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन इस पर एक फुल क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन ये 2018 का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे वो टॉपिक देना पड़ा और थोड़ा बड़ा करके। जैसे देखो, मैंने भूमंडलीकरण के कारकों में टोटल 6 कारक दिए हैं, उस टॉपिक को उसी बीच में डाल दिए हैं। जैसे 5वां कारक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वर्ण मानक का प्रयोग, क्योंकि स्वर्ण मानक जब होगा तो सारी करेंसी स्वर्ण मानक से, मैं बता दूंगा कि स्वर्ण मानक से सारे करेंसी कैसे जुड़ेंगे। और नेक्स्ट जो 6ठा पॉइंट है, विश्व की साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संचालन, जैसे मैं आपको ये भी समझा दूंगा। लेकिन मैं पहले आपको, ये तो 19वीं सदी का नव साम्राज्य राष्ट्रवादी कारक की उपस्थान की औद्योगिक क्रांति का, ये तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ था क्वेश्चन, तब आप लोगों को दिक्कत क्यों हुई? आप इसको इसी को देख लीजिए, अनुकरण कर लीजिए। जैसे देखिए क्या है, इसमें 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अंग्रेज किस कारण भारत से करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे? क्या वे वहां पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित करने में सफल रहे? ये 2018 जीएस में पूछ चुका है, ये मैंने बनाया नहीं है, उन्होंने पूछा हुआ है। जैसे आपसे यह पूछा है कि किस कारण भारत से करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए, क्या वे वहां पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित करने में सफल रहे? ये जो पीछे भी जो मैंने दिया था वही कंटेंट दिया जिसको क्वेश्चन बना के दिया। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या का हस्तांतरण है, वो तो उस काल में हो रहा है। तो जनसंख्या का हस्तांतरण कितने तरह से हो रहा है उसको देखिए। जैसे ये 19वीं सेंचुरी की बात बता रहा हूं, तो 19वीं सेंचुरी से पहले जो वर्ल्ड में जनसंख्या का हस्तांतरण हो रहा था वो ऐसे हो रहा था कि एक तरफ पश्चिमी देश के जो व्हाइट लोग थे वो अमेरिका में और लैटिन अमेरिका में जाके सेटल कर रहे थे, दूसरी तरफ वह अफ्रीका से दासों का व्यापार अमेरिकी महाद्वीप और कई बार तो यूरोप में भी ला रहे थे। तो इस कारण से क्या हो रहा था कि दासों, एक तरफ दास भी इधर से उधर हो रहे थे और दूसरी तरफ जो व्हाइट लोग हैं वो भी अन्य महाद्वीपों में सेटल कर रहे थे। फिर जब 19वीं सेंचुरी में तुम आते हो तो व्हाइट लोगों का तो चलो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सेटल करना जारी रहा, अमेरिका में कम हो गया, परंतु बाकी क्षेत्र में, अफ्रीका में, बाकी क्षेत्रों में वो जाने लगे। जैसे केन्या वगैरह में अच्छी खासी ब्रिटिश जनसंख्या थी,
अल्जीरिया में फ्रेंच जनसंख्या थी, वहाँ भी अच्छी खासी आ गई। जहाँ जहाँ उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरे हो रहे थे, जहाँ जहाँ उनको एक बहुत जगह तो लैंड ग्रैब कर लिया। जैसे केनिया में तुम देखोगे इस लैंड पर बहुत सारे कब्जा कर लिया। इंडिया तो सेटल कॉलोनी नहीं थी, इंडिया तो नॉन सेटल कॉलोनी थी। सेटल कॉलोनी का मतलब जहाँ व्हाइट जनसंख्या बस जाए। इंडिया में अधिकारी वर्ग के लोग थे, लेकिन जनसंख्या यहाँ सेटल नहीं की थी। तो बहुत जगहों पर तो सेटल कॉलोनी उन्होंने बनाई थी। ऑस्ट्रेलिया में जैसे किया था, तो ऑस्ट्रेलिया तो खैर पहले ही किया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता कि बेसिकली इस काल में जो जनसंख्या का ट्रांसफर हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा जनसंख्या का ट्रांसफर का रहा है। वो हुआ क्योंकि देखो पहले तो स्लेवरी सिस्टम था, दास व्यवस्था। समझना, मेंटली अलर्ट रहना। थोड़ा यहाँ पर जटिल है, मैं मानता हूं थोड़ा जटिल हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं सरल बनाने की, और फिर मैं आपसे ओके करवाऊंगा। तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि पहले वो दासों का व्यापार खुल्लम खुल्ला करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आकर धीरे धीरे उदारवादी विचारधारा फैलने लगी। फ्रांस की क्रांति वगैरह से निकली स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। रूसों की विचारधारा आ गई। उधर व्यक्ति और नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा फ्रांस में हुई। यूरोप में भी हर जगह दास व्यवस्था समाप्त हो गया। सॉरी, हाँ, दास व्यवस्था समाप्त हुआ। यूरोप में भी कह सकते हो, सॉरी, इसमें सामंतवाद समाप्त हुआ। तो अब उनको यह सोचकर लज्जा आने लगी कि एक तरफ हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया को सभ्य बनाने की बात करता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देते हैं, और दूसरी तरफ हम दास को रखे हुए हैं। ये विरोधाभास कैसे चलेगा? तो उन्होंने क्या किया कि 1833 में स्लेवरी सिस्टम को समाप्त कर दिया। 1833 से स्लेवरी सिस्टम समाप्त हो गया। अब स्लेवरी सिस्टम समाप्त हुआ, लेकिन उनकी नीयत तो ठीक नहीं हुई। शोषक मूलक उनका चरित्र तो बना रहा। तो उन्होंने एक नया तरीका गढ़ लिया। वो नया तरीका क्या था? उसको कहते थे इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर कहते थे अनुबंधित श्रमिक को। मतलब आप दास नहीं है, लेकिन आप अनुबंधित श्रमिक के रूप में कहीं भेजे जा सकते हैं। कहीं आप अनुबंधित श्रमिक के रूप में भेजे जा सकते हैं। दास आप नहीं है, अनुबंधित श्रमिक आप हैं। उसको गिरमिटिया भी कहा गया। तो यहां तक क्या भारत में देखो, या बहुत सारे ऐसे और भी तृतीय विश्व के देश थे। तृतीय विश्व तो उसमें शब्द नहीं आता, सॉरी, बहुत सारे और भी उपनिवेश थे जहां लोगों में बहुत गरीबी थी, रोजगार का साधन नहीं था। जो औपनिवेशिक शक्ति है उसके द्वारा चतुर्दिक शोषण हो रहा था। तो उनको कहीं ना कहीं आउटलेट चाहिए था। आखिर वो अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या करते, कहां जाते? लाइवलीहुड तो चाहिए। इन्होंने क्या किया कि वैसे कॉलोनीज को टैप करना शुरू कर, मतलब वैसे कॉलोनी से लोगों को, मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज का दोहन शुरू किया। मतलब गरीबी थी, भूखमरी थी, तो व्यक्ति से 10-15 वर्ष का करार कर लेते थे, अनुबंध, कि भाई आपको इतना मिलेगा, आपको वहां जाना है। उसको उठाकर या तो कैरिबियाई क्षेत्र में गन्ने की खेती में लगा देते थे, मॉरिशस में, कुछ कैरिबियाई क्षेत्र में, और कहीं यूरोप में भी माइनिंग साइट पर लगा देते थे, साउथ अफ्रीका में, या खनन क्षेत्र में लगा देते थे। अब 15 वर्षों तक वो वहां रहते थे, और 15 वर्ष में उनका अनुबंध पूरा हो जाता था। तो सवाल यह है कि 15 वर्ष के बाद तो बेचारे जाए कहां? क्योंकि यहां उनके तो माता पिता गुजर चुके होते थे, उनका घर बार टूट चुका होता था, अब कोई तो प्रॉपर्टी होती नहीं थी। तो लौट के आते तो किस लिए आते और क्या करते? तो वहीं पर वह क्या करते थे? अवैध तरीके से सेटल कर जाते थे। तो दुनिया में आप देखिए, मॉरिशस में इतनी बड़ी जनसंख्या गई। आपको यहाँ पर मैटर में मिला होगा कि कई देश ऐसे हैं जहाँ अच्छी खासी भारतीयों की जनसंख्या है। अब जैसे तमिलनाडु से कितनी बड़ी जनसंख्या को श्रीलंका भेजा उन्होंने, दक्षिण पूर्व एशिया भेजा, बिहार, यूपी और बाकी क्षेत्रों से उन्होंने कैरिबियाई क्षेत्र में भेजा। तो इस तरह से वो बहुत लोगों को भेजते रहे। तो वही क्वेश्चन में आपसे पूछा है, जो अनुबंधित श्रमिक, करारपत्र श्रमिक क्या था, जो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दिया, और यही जनसंख्या का ट्रांसफर वाले मैटर में भी मैंने कवर किया है। तो क्वेश्चन का जो सेकेंड वन पार्ट है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। जैसे आपसे पूछता है वो कि, जैसे मैं ये बताता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है
करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए तो क्या वो उस पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित करने में सफल है? मतलब वो जब जिस देश में गए वहां सेटल हुए तो अपनी संस्कृति वहां ले गए या वहां की संस्कृति में ही घुल मिल गए, ये आपसे पूछना चाहता है। तो चलिए इसको हम ऐसे करते हैं। 1833 ईस्वी में उदारवादी विचारधारा के फलस्वरूप दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। इससे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योगों में काम करवाने हेतु श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी और इस स्थिति में ब्रिटिश ने भारत में श्रमिकों से अनुबंध किया। दरअसल ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, जिनसे सूती वस्त्र उद्योग, खनन उद्योग, रेलवे का विकास हुआ। विशेषकर लोहे को गलाने के लिए कोयला खनन के लिए काफी मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। इसलिए ब्रिटिश द्वारा करार किए गए मजदूर मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, गुयाना, ट्रिनिडाद टोबैगो तथा अन्य देशों में जिनमें फिजी, नेटाल शामिल है में भेजे गए एवं तमिलों को मुख्य रूप से मलाया तथा सूरीनाम भेजा गया, जहां इनसे अमानवीय परिस्थितियों में घंटों काम करवाया जाता था। इस अनुबंधित श्रमिकों के साथ भारतीय संस्कृति भी गई, जिसके लक्षण वहां आज भी देखे जा सकते हैं। मतलब इस अनुबंधित श्रमिकों के साथ भारतीय संस्कृति भी गई, जिसके लक्षण वहां आज भी देखे जा सकते हैं। जहां मॉरिशस में भोजपुरी के साथ साथ तमिल, हिंदी और मराठी भाषाओं का प्रयोग होता था। मतलब वो संस्कृति भी ले गए, मसाले की खुशबू भी ले गए, रामायण और महाभारत भी ले गए। मतलब ऐसा नहीं, मस्जिदें बनाई, मंदिरें बनाई। जहां मॉरिशस में भोजपुरी के साथ साथ तमिल, हिंदी और मराठी भाषा, अपनी भाषा भी ले गए, का प्रयोग होता था, वहीं गुयाना भी कैरिबियाई क्षेत्र है, में लोग रामायण के साथ मसालों की खुशबू भी ले गए। और इन देशों में होली, दुर्गा पूजा, मुहर्रम आदि त्योहार भी धूमधाम से मनाए जाते थे। हालांकि साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपाल, यही 2018 में इन्हीं का डेथ हुआ था, त्रिनिदाद के थे और भारतीय मूल के थे। तो इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था, बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे। तो जब इनका डेथ हुआ, मतलब ये गिरमिटिया का मतलब अनुबंधित श्रमिक के परिवार से थे, उनके पूर्वज वहां गए थे और बाद में इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हुए कि इनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर का, वीएस नायपाल। अब पैसेज टू इंडिया उनका एक बुक आती है, बहुत फेमस बुक है। तो आपके एनसीईआरटी जो क्लास 10th की है उसमें भी ये बात का वर्णन किया गया है। तो चूंकि 2018 में इनका डेथ हुआ, ये बड़े हाई प्रोफाइल थे, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने 2018 में। हालांकि इन देशों में होली, दुर्गा पूजा, मुहर्रम आदि त्योहार भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हालांकि साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपाल, जो अनुबंधित श्रमिकों के वंशज हैं, क्रिकेटर शिव नारायण चंद्रपाल भारतीय मूल के ही हैं। इन्हें संबंधित क्षेत्र में सांस्कृतिक पहचान पर बल दिए जाने के कारण कई स्थलों पर भेदभाव का शिकार होना पड़ा। अतः कहा जा सकता है कि जो भारतीय श्रमिक अनुबंधित रूप में गए, वे अपने साथ बंधन के रूप में भारतीय संस्कृति भी ले गए, जिसका वे आज तक भली भांति संरक्षण करते आ रहे हैं। वहां पर उन्होंने अपनी संस्कृति का परिरक्षण किया। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं तो उसमें 2 पॉइंट और जुड़ जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वर्ण मानक का प्रयोग और दूसरा विश्व की साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संचालन। मतलब इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा कि जो 19वीं सदी का भूमंडलीकरण है, वो भूमंडलीकरण में टोटल 6 फैक्टर्स की हमने चर्चा की है। जैसे आपका टर्म आता है, नव साम्राज्यवादियों ने 19वीं सदी में भूमंडलीकरण को कैसे प्रेरित किया। तो ये प्रेरित इस तरह से किया कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, जिस कारण से एक क्षेत्र से दूसरे से ज्यादा बेहतर जुड़े। भूमंडलीकरण का एक लक्षण समझ में आ गया होगा। दूसरा, पूंजी का आदान प्रदान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हुआ तो लिंक बना। तीसरा, नवीन तकनीकी का विकास हुआ, रेलवे, टेलीग्राफ, सुएज नहर का खुलना, वाष्प चालित जहाज, तो स्टीम जहाज, शिप, तो इससे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन मजबूत हुआ। और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या का हस्तांतरण, जिसमें व्हाइट पीपुल कहीं कहीं जाकर बसे। फिर अनुबंधित करार पत्र के श्रमिक के रूप में 50 लाख लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किया गया। इसमें थोड़ा बड़ा करके दिया गया है, इसमें क्वेश्चन भी कर दिया गया है। और फिर 5वां पॉइंट पीछे से जुड़ेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आप लोग पढ़ने के क्रम में ध्यान रखिएगा।
नहीं होगा तो पॉइंट को अलग बना लीजिएगा। टोटल 6 पॉइंट है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वर्ण मानक का प्रयोग, अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, आज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर है, पाउंड भी यूज होता है। अब तो बहुत कंफ्यूजन हो गया है, रेनमिनमी भी कुछ चाइना अपना बढ़ाना चाहती है, कुछ देशों में आपस में भी गठबंधन हो रहा है। इंडिया ने भी रूपी ट्रेड के लिए कई देशों से समझौता किया है। तो अभी तो डी डॉलराइजेशन कहते हैं इसको, डी डॉलराइजेशन का युग है, मतलब डॉलर का धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन मैं आपको यहां पर बताऊं कि स्वर्ण मानक 19वीं सेंचुरी में जो अभी डॉलर जो भूमिका निभा रही है, 19वीं सेंचुरी में वो गोल्ड स्टैंडर्ड निभाती थी। कैसे? तो जैसे देखो, एक कंट्री है, तो एक कंट्री ने अपनी करेंसी, इसको कहते थे गोल्ड इंडेक्स्ड करेंसी, स्वर्ण मानक के पर आधारित। जैसे एक कंट्री ने अपनी करेंसी के रूप में डॉलर चुना, ओके, और बी कंट्री ने अपनी करेंसी के रूप में पाउंड चुना। तो अब डॉलर और पाउंड, एक ने पाउंड चुना, दूसरे ने डॉलर चुना, मान लीजिए। तो अब उसमें दिक्कत ये आ रही है कि जैसे आज मान लो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो आप कहोगे भाई हम डॉलर ले लो, तो आज की बात नहीं, 19 से आज तो डॉलर एस्टेब्लिश्ड करेंसी है, एज गुड एज गोल्ड है, तब की बात कर रहा हूं। तो कहेगा मैं डॉलर नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा कागज लेकर, पता नहीं इसका क्या वैल्यू है, हम क्या करेंगे। दूसरा कहेगा पाउंड ले लो, कहेगा नहीं मैं पाउंड नहीं लूंगा। तो उसका एक तरीका क्या बनाया कि जैसे देखो ये डॉलर है, तो माना कि तरीका ये बनाया कि माना कि $1 5 ग्रेन गोल्ड के बराबर कर दिया कि भाई 5 ग्रेन, जैसे हम 5 ग्रेन गोल्ड पहले रख लेंगे अपने पास, तब $1 जारी करेंगे, मतलब ये 5 ग्रेन गोल्ड की गारंटी है। और इसने माना कि मैं 1 पाउंड को 20 ग्रेन गोल्ड की गारंटी पर बनाया। ये थोड़ा अपना करेंसी को सोचा कि मैं थोड़ा हायर डिनोमिनेशन का बनाता हूं, तो इसने 20 ग्रेन गोल्ड का पाउंड बना लिया। तो अब आराम से व्यापार हो सकता था। क्यों? क्योंकि अगर इसको 1 लाख पाउंड इसको देना है, अगर ट्रेड में इसको घाटा होता है, और इसको 1 लाख डॉलर, 1 लाख पाउंड अगर इसको देना है, तो ये देखेगा भाई 20 ग्रेन का 1 पाउंड है और 5 ग्रेन का $1 है, तो $4 इजकल टू 1 पाउंड, $4 इजकल टू 1 पाउंड। तो ये क्या करेगा कि अगर इसको 1 लाख पाउंड की देनदारी है, तो ये $4 लाख देगा। तो अब डॉलर तो कागज का रुपया, वो कैसे जाएगा? तो $4 लाख इसको देना है, तो उतना गोल्ड ट्रांसफर कर देगा, उतना गोल्ड। जैसे आपको मैं बताऊं कि $1 5 ग्रेन गोल्ड का है, और $4 लाख को 5 से आप मल्टीप्लाई करिए तो 20 लाख ग्रेन गोल्ड हुआ, तो 20 लाख ग्रेन गोल्ड ये ट्रांसफर कर देगा। और अगर इसकी देनदारी है कि भाई हम $1 लाख की देनदारी इसको है, तो ये कैलकुलेट करके देखेगा, तो कहेगा कि भाई मेरी एक करेंसी का तो $4 होता है, तो मुझे तो 25,000 पाउंड देना होगा। तो 25,000 पाउंड चूंकि 20 के हिसाब से है, तो उसी तरह से ये क्या करेगा कि 25,000 पाउंड भर का ये 20 ग्रेन के हिसाब से मल्टीप्लाई करके गोल्ड इसको दे देगा। तो इस तरह से गोल्ड मानक का मतलब हुआ कि डिफरेंट करेंसी का रिलेशनशिप ही गोल्ड के आधार पर होगा, और अगर व्यापार संतुलन एक के पक्ष में जाएगा तो दूसरा उसको गोल्ड ट्रांसफर करेगा। तो आप अगर ओके करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। मिस्टर अंकुर पूछो कि अब तक जो मैंने समझाया है उसमें कोई प्रॉब्लम, या मेरे स्टूडेंट समझ गए? ये थोड़ा सा जटिल है, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। आप लोग समझदार लोग हो, और मैं भी यहां ईमानदार कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाइए। ओके, राइट। ग्रीन क्वेश्चन क्या है? ग्रीन क्या ग्रीन मतलब समझा नहीं? और ग्रेन क्या है? ग्रेन 20 ग्रेन। अच्छा, ग्रीन एक माप है, गोल्ड का माप है। हम भी उस माप को नहीं जानते क्या मात्रा है, ग्रेन बोलते हैं। एक छोटी सी गोल्ड का माप है, उसको ग्रेन बोलते हैं। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के स्वर्ण मानक और विश्व की साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन। अब देखो, अब जैसे देखो, अब
अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संचालित हो ही नहीं पाती जब तक कोई उस अर्थव्यवस्था का गार्जियन ना हो। अब मान लीजिए कि दो देश है, एक बात बताइए, तो दो देश है, तो अब हमने आपको लोन दिया, आपने हमसे लोन लिया, और आप अगर लोन को रिपे करने से इनकार कर गए तो कौन आपसे लोन वसूल करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से मुद्रा का लेन देन तो चल ही नहीं पाएगा विभिन्न कंट्रीज में, तो कैसे ग्लोबलाइजेशन कैसे होगा? तो उस समय आज ये भूमिका वर्ल्ड बैंक निभाता है। वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से लोन लेता है तो भाई एक कंट्री दूसरे कंट्री को लोन कैसे देगा? और फॉरफिट कर देगा तो उसका गारंटर बनता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की गारंटी पर एक कंट्री दूसरे कंट्री को ट्रांसफर करता है। तब गारंटर कौन था? तो तब गारंटर थे दुनिया की 5-6 शक्तियां, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, तो ये सब, रूस, ये सब दुनिया के 5-6 पावर थे जो औपनिवेशिक शक्ति थे, जो अंतर्राष्ट्रीय लोन की गारंटी देते थे। तो जैसे एक बार तुर्की के बारे में कहा गया है, ऑटोमन जिसको तुर्की, तो तुर्की ने एक बार लोन देने से मना कर दिया, तो एक तरह से इन सारे पावर्स ने तुर्की को बांध के उसे जबरन लोन वसूल किया। तो मतलब ये काम करते थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बताऊंगा, जब दुनिया स्वतंत्र होने लगेगा, दुनिया के उपनिवेश जब स्वतंत्र होने लगेंगे और जब दुनिया में प्रजातांत्रिकरण आएगा, तो इन सारे शक्तियों की दादागिरी तो समाप्त हो जाएगी। तब इनको डर होने लगेगा कि भैया पूंजीवादी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, कैसे संचालन होगा। तब वही ब्रिटेन वुड में IMF बनाएंगे, वर्ल्ड बैंक बनाएंगे और गैट बनाएंगे। उसी गैट का अभी आगे का विकसित रूप है WTO। तो ये पहले यही काम 5-6 अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां करती थी और वही काम अभी वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो ये 6 फैक्टर है जो समय के ग्लोबलाइजेशन को ला रहा है। अब एक दूसरा मुद्दा आपको समझा देता हूं। कोई बच्चे भूमंडलीकरण पूछे। भूमंडलीकरण, एक बात बताओ, तुम भूमंडलीकरण के युग में रह रहे हो और तुम हमसे भूमंडलीकरण पूछ रहे हो। क्या तुम समाचार पत्र अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, न्यूज़ नहीं सुनते? देखो, मैं तो तुम्हारी सेवा के लिए हूं, मुझे ना का मतलब ही नहीं, मैं अच्छे ढंग से तुमको समझा देता हूं। लेकिन मुझे जिज्ञासा होती है कि अभी मैं पूरा 6 के 6 पॉइंट बता दिया और जब मैंने उसको फिनिश किया तब आप पूछ रहे हो भूमंडलीकरण से मतलब क्या है। तो अभी तक आप समझे कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप समझने का ब्लफ कर रहे हो और मुझे भी असलियत नहीं बता रहे हो? अपने गुरु से नहीं छिपाया जाता, मुंह से छिपाया मत करो। अगर कोई चीज समझ में ना आ रहा हो तो मुंह से साफ पूछा करो। गुरु से शिष्य कुछ नहीं छिपाते। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं। देखो, भूमंडलीकरण बड़ा सिंपल सी चीज है, चलो, लेकिन हम तुमको थोड़ा, क्योंकि मेरा फार्मूला है रीड, फील एंड थिंक। जब तक तुम फील नहीं करोगे तो क्या समझोगे? मान लो ये दुनिया ऐसे तो नहीं है, लेकिन बना दिया दुनिया को ऐसे तुम लोगों के खातिर। तो चलो मान लीजिए दुनिया ऐसे है जो आपको दिखे। इस दुनिया में पहले क्या है कि अलग अलग नेशनल बाउंड्री है। ये सब नेशनल बाउंड्री है, अलग अलग देश हैं, अलग अलग महाद्वीप हैं, सब कुछ। इन राष्ट्रीय सीमाओं को से परे हटकर जब आपस में इनका समायोजन, आर्थिक, सांस्कृतिक, जब आदान प्रदान तीव्र हो जाता है, इनके बीच अगर एक तरह का एक आर्थिक और बेहतर आर्थिक और सांस्कृतिक समायोजन होने लगता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तेजी से जनसंख्या का ट्रांसफर होने लगता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तेजी से गुड्स का ट्रांसफर होने लगता है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया जो शुरू होती है, उस पूरी प्रक्रिया को हम भूमंडलीकरण कहते हैं। और ये इतिहास में पहले भी हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता कि अभी 1990 के दशक में जो आप देख रहे हो, ये तो भूमंडलीकरण है ही। 1990 के दशक के बाद शुरू हुआ, आज भी है, थोड़ा धक्का लगा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब भूमंडलीकरण से पीछे हम लोग जा सकते हैं। तो 19वीं सदी में भी वो भूमंडलीकरण आया, लेकिन आगे चलकर वो भूमंडलीकरण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टूट जाएगा,
क्यों टूटेगा वो मैं जब वहां पहुंचूंगा तो बताऊंगा। वैसे आप हमें ये बताइए कि यहां तक तो आपने स्वर्ण मानक समझ गए, ये समझ गए। अंकुर, मेरे स्टूडेंट ठीक हैं या कोई और क्वेश्चन है उनका? विक्रम है, वो कह रहे हैं कि उपहार प्रणाली। देखो, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, जैसे अपने उपनिवेश से उपहार प्रणाली, विक्रम उपहार प्रणाली एक नाम है, उस नाम से डरना मत। इसका मतलब है कि मैटर अभी ठीक से नहीं पढ़े हो। उपहार प्रणाली का मतलब हुआ कि जो उपनिवेश है, उपनिवेश से मातृ देश बहुत तरह का लाभ लेते थे। तो उपनिवेश से जो उनके पास धन का नियमित हस्तांतरण होता था, वस्तु के रूप में होता था या ब्याज की अदायगी के रूप में होता था या चुंगी के रूप में होता था, कोई रूप में जो अपने उपनिवेश से जो धन मातृदेश जो उपनिवेश को बनाता है वो प्राप्त करते थे, तो उसी का नाम है एक तरफा धन का, एक उपनिवेश से मातृदेश में धन का एक तरफा हस्तांतरण का मतलब है उपहार प्रणाली। उपहार प्रणाली वही। अब देखो, ये तो 19वीं सदी का नव साम्राज्यवाद में आप लोगों को पढ़ा ही चुका हूं, लेकिन आप लोगों ने इसको देखा है कि नहीं? अब मैं पहले आपको एक डायग्राम से समझा देता हूं एक चीज। अब देखो, ये जितनी हुई चीजें पीछे तुमने देखा, पार्ट 2 और पार्ट 3, तुम लोग थोड़ा सा गौर से देखना और लास्ट में बच्चे हमें बताना, तभी मैं सेटिस्फाई होऊंगा। ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। ये पार्ट 2 और पार्ट 3 है। ये सब मिलके पैदा करेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कैसे परिस्थितियां होंगी उसको देखो। एक प्रभाव देख रहे हो, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति का एक प्रभाव क्या हुआ ये देखिए। नहीं, फ्रांस की क्रांति का इमीडिएट प्रभाव हुआ राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद ने यूरोप में, तुम लोग मेंटली अलर्ट रहना, हमें ओके करके बताना, इसको बताते, इस पर करते हैं आप लोग, ओके करके हमें बताना। फ्रांस की क्रांति, राष्ट्रवाद का दो प्रभाव तुम यूरोप में देख रहे हो। एक प्रभाव क्या है? तो एक प्रभाव है जर्मनी और इटली का एकीकरण, एवं इटली का एकीकरण और दूसरा प्रभाव है पूर्वी यूरोप के विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों में राष्ट्रवादी आकांक्षा, मतलब पूर्वी यूरोप के विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों में राष्ट्रवादी आकांक्षा। जैसे फ्रांस की क्रांति का एक प्रभाव यहां पर राष्ट्रवाद है, यहां जर्मनी एवं इटली का एकीकरण, यहां पूर्वी यूरोप के विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों में राष्ट्रवादी आकांक्षा। ओके, अब पहले यहां, अब इसका प्रभाव क्या होगा ये देखो। इसका प्रभाव होगा एक
यूरोप में शक्ति संतुलन का बिगड़ जाना, यूरोप में शक्ति संतुलन का बिगड़ जाना एक प्रभाव होगा। दूसरा प्रभाव होगा अति राष्ट्रवाद, और ये अति राष्ट्रवाद होता है साम्राज्यवाद भी कहलाता है। अति राष्ट्रवाद ये कहलाता है साम्राज्यवाद। ओहो, थोड़ा इसको और आगे करके, हाँ, पूर्वी यूरोप के अल्पसंख्यक समूहों में राष्ट्रवादी आकांक्षा का बढ़ जाना, कि चाहे राष्ट्रवादी आकांक्षा केवल कर दीजिए बस। अब ये जो राष्ट्रवादी आकांक्षा है, इसका परिणाम क्या होगा? तो बाल्कन समस्या मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। मुझे लगता है कि बाल्कन समस्या आप लोगों को याद होगा, क्योंकि मैं आपको बाल्कन समस्या समझा चुका हूं। तो ये हो गया राष्ट्रवाद। अब दूसरा है, ये फ्रांस की क्रांति है। दूसरा है औद्योगिक क्रांति। अब देखो औद्योगिक क्रांति क्या प्रभाव पैदा करेगा, प्रभाव पैदा करेगी। इसका एक प्रभाव होगा बाजार एवं कच्चे माल के स्रोत की खोज, बाजार एवं कच्चे माल के स्रोत की खोज। तो ये क्या बनेगा, इसको देखिए। ये बनेगा बाजार एवं कच्चे माल के स्रोत की जो खोज है, यह बनेगा, पैदा करेगा साम्राज्यवाद। ये साम्राज्यवाद पैदा करेगा। और दूसरा होगा औद्योगिक श्रमिक अथवा सर्वहारा। जानते होंगे आप लोग, सर्वहारा वर्ग का उद्भव। अब ये होगा, ये जन्म देगा किसको? तो मार्क्सवाद को। सर्वहारा वर्ग का उद्भव, यह है मार्क्सवाद को। और ये होगा मध्य वर्ग का मजबूत होना। मध्य वर्ग का मजबूत होना। तो
मध्य वर्ग का मजबूत होना, तो या मध्य वर्ग का मजबूत होना या मध्य वर्ग का शक्तिशाली होना पहले से, तो यहां पर ये आ जाता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद चाहे राष्ट्रवाद की प्रगति। अब देखिए, थोड़ा सा आप मेंटली अलर्ट होइए। ये सब कुछ पीछे आप कर चुके हैं। ये कोई मैंने डायग्राम दिया, ये डायग्राम को देखकर डरने की चीज नहीं है, आप पीछे सब कुछ कर चुके हो। केवल मैं एक ही काम कर रहा हूं कि आप लोगों को इंटीग्रेट यहां करवा रहा हूं। अब देखो, कोई मान लो स्टूडेंट कोई फ्रेशर है या फिर ऐसा फील करता है कि अभी ये थोड़ा सा हमें जटिल लगता है, तो जटिल लगता है तो उसको थोड़ा सा ट्राई हमारे साथ कर लो। क्योंकि देखो, हमारा मानना क्या है कि हमारा जो स्टूडेंट है, जब हम भारत के सबसे बड़े एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको मतलब क्या कर सकते हो, जैसे मन की बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मोदी जी मन की बात कहते हैं, जब इंडिया के सबसे टॉप एग्जाम के लिए जब तैयार कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, जब हमारे स्टूडेंट जब इंडिया के टॉप एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उसकी आपके नॉलेज को उस लेवल पर लाना हमारा काम है। अब हुआ क्या है कि विश्वविद्यालय शिक्षा है, स्कूली शिक्षा तो वो ऐसी नहीं मिली, लेकिन यूपीएससी का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। तो या तो यही है कि हम फिर हिम्मत हार जाएं, या फिर वही है कि धीरे धीरे हम अपनी सोच को बढ़ाएं। क्योंकि ये मुद्दा केवल हिस्ट्री का नहीं है, आपकी जो ये सोच बढ़ेगी, इसका फायदा आपको इकोनॉमी में मिलेगा, इसका फायदा आपको पॉलिटी में मिलेगा, इसका फायदा आपको बाकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मिलेगा। मतलब एक आपकी सोच ही बहुत स्मार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप ट्राई करें। मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर आपसे पूछूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, और आप भी मुझे ओके करके बताना है कि हाँ या ना। जैसे देखिए, मैं जब आपको पार्ट 2 में फ्रांस की क्रांति पढ़ाया था, आइए मेंटली अलर्ट होइए। तो फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, ये तो मैंने आपको बताया था। ये तो आप जानते ही हो कि फ्रांस की क्रांति से निकली, जिसको वियना कांग्रेस ने भी दबाना चाहा था। और तमाम कोशिश के बावजूद भी राष्ट्रवाद की परिणति किस में हुई? इटली और जर्मनी के एकीकरण में हुई। तो और दूसरा, एक तरफ इटली और एकीकरण में इटली, चूंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि इसने एकीकरण आंदोलन को भी जन्म दिया और विभाजन के आंदोलन को भी जन्म दिया, तो इसने एकीकरण भी एक तरफ करवाया, दूसरी तरफ विभाजन को भी प्रोत्साहन दिया। दोनों तरह का प्रभाव आप लोग कर चुके हो इसको, बल्कि क्वेश्चन भी इस पर कर चुके हो। तो इटली और जर्मनी के विभाजित क्षेत्र को जोड़ा, तो दूसरी तरफ पुराने साम्राज्यों में जैसे ऑटोमन साम्राज्य है, हैब्सबर्ग साम्राज्य है, तो वहां के अल्पसंख्यक समूह की आकांक्षा को जगाकर रूसी साम्राज्य, वहां पर उसने एक तरह से विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहन दिया। तो खासकर जो ऑटोमन साम्राज्य के जो अल्पसंख्यक समूह जो ईसाई थे और पूर्वी यूरोप में रहते थे, उनकी आकांक्षा जगी, तो उसने बाल्कन संकट का रूप ले लिया। बाल्कन संकट, बाल्कन समस्या, या इसको बाल्कन संकट कर देते हैं। आप लोगों ने इसको किया हुआ है कि बाल्कन संकट क्या है पूर्वी यूरोप में। और उधर क्या हुआ कि जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ, तो फिर यूरोप में दूसरी समस्या आ गई। आपको मैं बता चुका हूं कि जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में शक्ति संतुलन की समस्या को जन्म दिया, ये तो आप लोग जानते हो, याद करो। और दूसरा, एक नई चीज बता रहा हूं कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो एक बात आप जानते हो, खरबूजे को देख कहीं खरबूजा रंग पकड़ता है। तो जब जर्मनी एकीकृत जर्मनी ने जन्म लिया, तो उससे बाकी लोगों में राष्ट्रवाद की, बाकी देशों में राष्ट्रवाद की आकांक्षा जग गई। अरे राष्ट्र। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए होता क्या है कि जैसे आपने कोई मूवी देखी होगी कि मूवी के बिगिनिंग में जो नायक होता है, मूवी के अंत में जाके खलनायक हो जाता है। हालांकि ऐसी मूवी हमने नहीं देखी, हो सकता है आपने भी नहीं देखी हो, कल्पना करिए। तो जो राष्ट्रवाद पहले मुक्तिदाता बनकर आया था, वो राष्ट्रवाद में अहंकार आ गया कि हम दुनिया पर शासन करेंगे, हमारा राष्ट्र महान। उससे अति राष्ट्रवाद है। इसलिए देखो, हमारा राष्ट्र महान, ये राष्ट्र भी महान, वो राष्ट्र भी महान, ये सोचना तो बेहतर है, लेकिन हमारा राष्ट्र महान, तो इसके अंदर एक छिपा हुआ भाव होता है कि बाकी राष्ट्र हमसे इंफीरियर है और उन पर हावी होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कहीं ना कहीं आप में एक अहंकार ला देता है, राष्ट्रीय अहंकार। तो वही राष्ट्रीय अहंकार पश्चिमी देशों में आने लगा। वो बड़े बड़े साम्राज्य बनाने लगे कि भाई हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। तो एक राष्ट्रीय गौरव की भावना तो मैंने बताया ही है ना आपको, साम्राज्यवाद का फैक्टर के रूप में। वही अति राष्ट्रवाद है, वो साम्राज्यवाद का रूप लिया। तो ये फ्रांस की क्रांति से इतनी चीजें निकली। उसके बाद इधर पूर्वी यूरोप में अल्पसंख्यक समूह राष्ट्रवादी आकांक्षा ने बाल्कन संकट को जन्म दिया। तो ये और ये तीनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा। ओके, अब औद्योगिक क्रांति में आओ।
औद्योगिक क्रांति का मतलब है बाजार और कच्चे माल के स्रोत की आवश्यकता, तो साम्राज्यवाद की तरफ जाएगा। ओके, फिर अब औद्योगिक श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग का उद्भव, तो दुनिया के मजदूरों एक हो, कार्ल मार्क्स जो सर्वहारा वर्ग तो मैं समझा चुका हूं, सर्वहारा प्रोलेटेरिएट क्लास, तो मार्क्स ने उसको एक प्रचंड समाजवादी आइडियोलॉजी दी, तो क्या हुआ, मार्क्सवाद। मतलब दुनिया में क्रांति लाना है, पूंजीवाद के तख्ता को पलटना है। आपको याद होगा कि मध्य वर्ग का उद्भव हुआ था व्यावसायिक क्रांति से, क्योंकि व्यावसायिक क्रांति ने मध्य वर्ग की आर्थिक क्षमता को मजबूत किया। लेकिन जब एक बार मध्य वर्ग का उद्भव हुआ तो फिर औद्योगिक क्रांति, जब मध्य वर्ग का उद्भव हुआ तो मध्य वर्ग के उद्भव के बाद फिर औद्योगिक क्रांति आई, और औद्योगिक क्रांति में मध्य वर्ग ने अहम भूमिका निभाई। जब औद्योगिक क्रांति होगी तो मध्य वर्ग की शक्ति और भी मजबूत होगी। औद्योगिक क्रांति के बाद मध्य वर्ग की शक्ति और भी मजबूत हुई, सशक्त मध्य वर्ग आया, पावरफुल मिडिल क्लास। तो अब जैसी सर्वहारा वर्ग की आइडियोलॉजी मार्क्सवाद या उग्र समाजवाद थी, तो जब सर्वहारा वर्ग की आइडियोलॉजी जहां समाजवाद, उग्र समाजवाद या मार्क्सवाद थी, वहीं मध्य वर्ग की प्रिय विचारधारा राष्ट्रवाद थी। तो मध्य वर्ग का मजबूत होने का मतलब राष्ट्रवाद की प्रगति। तो यहां भी राष्ट्रवाद है, यहां भी राष्ट्रवाद है, सभी एक ही थैली के चट्टे पट्टे। अब देखिए, अब ये यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ जाना, साम्राज्यवाद, बाल्कन संकट, यह साम्राज्यवाद लगभग एक है, क्योंकि साम्राज्यवाद को तो एक से अधिक प्रेरक कारक है, औद्योगिक क्रांति भी प्रेरक कारक है, और राष्ट्रवाद भी है। इधर क्या हुआ कि जैसे मार्क्सवाद है, तो मार्क्सवाद दुनिया के मजदूरों एक हो कहने लगे, तो मध्य वर्ग ने मार्क्सवाद का रास्ता रोकने के लिए, जो मैं आपको सामाजिक साम्राज्यवाद समझाया, याद करिए, तो मध्य वर्ग ने मार्क्सवाद का रास्ता रोकने के लिए मध्य वर्ग ने उग्र आक्रामक नीति परिवर्तन पर बल दिया, उग्र आक्रामक नीति पर, उग्र आक्रामक राष्ट्रवाद पर, कि राष्ट्रवाद ही मार्क्सवाद को रोकेगा। जैसे वो कहेंगे दुनिया के मजदूरों एक हो, तो मध्य वर्ग कहेगा नहीं मजदूर, तुम पहले ब्रिटिश हो, देखो ब्रिटिश झंडा, सुनो ब्रिटिश का राष्ट्रीय गान। उसी तरह कहेंगे नहीं मजदूर, तुम फ्रेंच हो। तो वो चाहेंगे कि हम जो मार्क्सवाद का इंटरनेशनलिज्म है, अंतर्राष्ट्रवाद है, उसको हम राष्ट्रवाद से काउंटर करें। तो इसका रास्ता इसके माध्यम से या फिर साम्राज्यवाद के माध्यम से रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्क्सवाद का रास्ता रोक सकता है कैसे, तो साम्राज्यवाद के माध्यम से। कैसे, तो आंतरिक संघर्ष को बाह्य मोर्चे पर मोड़ दो, सामाजिक साम्राज्यवाद, और दूसरा राष्ट्रवाद के माध्यम से उसके अंतर्राष्ट्रवाद को काउंटर करेंगे। तो इसी क्रम में मार्क्सवाद का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के तत्व पर बहुत ज्यादा बल दिया। इधर यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ ही चुका था, बाल्कन संकट हो ही चुका था, ये सारे फैक्टर हो गए प्रथम विश्व युद्ध। ये सारे फैक्टर प्रथम विश्व युद्ध में घटित हो गए। जो पार्ट 2 और पार्ट 3 जो पीछे से आप पढ़ते आ रहे हैं, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घटित होगा। थोड़ा जटिल तो है लेकिन स्टैंडर्ड है। थोड़ा बताओ माय स्टूडेंट्स, कैसा फील कर रहे हो? कुछ बातें समझ में आई या मेरा कोई हेल्प फर्दर? समझ में आ गया? वाह माय स्टूडेंट्स, आई एम सो हैप्पी। लेकिन देखो, गुरु से कुछ छिपाना मत, हमसे बिल्कुल खुले रहना। मैं मान के नहीं चलता हूँ ऑनलाइन, में मान के चलता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ, तुम बैठे हुए सुन रहे हो और समझ रहे हो। मतलब हम ऑनलाइन होने के बावजूद भी चाहते हैं कि हमारी तुमसे कनेक्टिविटी बनी रहे। इसलिए मैंने अंकुर को संजय की तरह बैठा रखा है कि कम से कम मुझे तुम्हारे बारे में सूचना देता रहे और तुम्हारे रिस्पॉन्स को बताता रहे, तुम्हारे क्वेश्चंस भी हमारे तक पहुंचाता रहे। तो कोई नहीं, मतलब इस तरह से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेटेड रहें, कांटेक्ट में रहें।
तो चलिए ये बात हो गई। और अब उन्नीसवीं सदी एक अति दीर्घ सदी थी जो 1789 से आरंभ होकर 1914 में समाप्त हुई। जैसे देखो, एक्चुअली एक हिस्टोरियन है, एरिक हॉब्सबॉम नाम है, आपको नाम से क्या लेना देना, और ब्रिटिश मार्क्सवादी विद्वान है। उसने 19th सेंचुरी को क्या कहा जानते हो? इंटरेस्टिंग बात कही, लॉन्ग 19th सेंचुरी, अति दीर्घ 19वीं सदी। अति दीर्घ 19वीं सदी का मतलब हुआ कि भाई उनका कहना है कि 1789 से शुरू हुआ और 1914 तक चला, यानी 125 वर्षों की सदी थी। क्यों? वो मानते हैं, देखो, फ्रांस की क्रांति तो 1789 में हुई, 18वीं सदी के अंत में। वो मानते हैं कि जब से फ्रांस की क्रांति हुई तब से 19वीं सदी शुरू हो गई, मतलब अपने मन में। और ये 19वीं सदी कंटिन्यू की 1914 में, 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तो 125 वर्षों की सदी थी। और 20वीं सदी को आगे वो कहेंगे शॉर्ट 20th सेंचुरी, लघु 20वीं सदी। अब लघु 20वीं सदी क्यों कहेंगे पता है? क्योंकि उनका कहना होगा कि 1914 से तो 20वीं सदी शुरू ही हुआ और वो पहुंच गया 1991 में, जब सोवियत रूस का विघटन होगा, आगे देखोगे तो उसको कहते हैं यहीं से 20वीं सदी समाप्त हो गई। तो अपना उनका परसेप्शन है। तो लॉन्ग 19th सेंचुरी में वही है, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लाया। तो जो मैंने अभी पीछे डायग्राम में समझाया है, तो फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों का प्रभाव तुम लोग पढ़ लेना, तो ये लॉन्ग 19th सेंचुरी समझ में आ जाएगा। कि इसको अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर तो मैं बैठा हुआ आपको हेल्प करने के लिए। अब इसमें आता है अंतर अनुशासनात्मक, यही लास्ट है। तो अंतर अनुशासनात्मक 19वीं सदी का भूमंडलीकरण क्या था, इसका संचालन किस प्रकार होता था? ये तो मैंने 4-5 पॉइंट, वही रिपीट है, कोई नई चीज नहीं, ये रिपीट है। तो इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। साम्राज्यवाद का पश्चिमी देशों पर प्रभाव, मतलब साम्राज्यवाद है उसका पश्चिमी देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये मैंने एरिया कवर किया है। तो इसमें ये बहुत क्लियर है, पश्चिमी देशों को तो फायदा होगा उससे। अब क्या क्या होगा देखो, साम्राज्यवाद से पश्चिमी देशों को अत्यधिक लाभ मिला। प्रथम, साम्राज्यवादी शोषण से संग्रहित फंड का उपयोग औद्योगिकरण के निवेश के लिए हुआ। जैसे उपनिवेश से जो धन लूट कर लाए, उसी से तो औद्योगिकरण संभव बनाया। कितना टेम्परेचर है हमको? 24। दूसरे, 1860 के पश्चात जब दूसरे औद्योगिकरण का दौर आया तो उन्हें उपनिवेशों से कई तरह के फायदे हुए। इस काल में पूंजीगत कहते हैं, मैं आपको समझा चुका हूं पूंजीगत उद्योग, कि जिन उद्योगों के उत्पाद उपभोक्ता संबंधी उद्योग के कच्चे माल बनते हैं उसको पूंजीगत उद्योग कहते हैं। तो दूसरे 1860 के पश्चात जब दूसरे औद्योगिकरण का दौर आया तो उन्हें उपनिवेशों से कई तरह के फायदे हुए। इस काल में पूंजीगत उद्योगों में कच्चे माल के रूप में खनन उत्पाद, माने जो माइनिंग मटेरियल है, प्राप्त हुए। फिर उपनिवेशों ने मातृ देश के तैयार माल के लिए बाजार प्रदान किया। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे के निर्माण के बिना ब्रिटिश रेल एवं इस्पात उद्योग को इतना अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त औपनिवेशिक शक्तियों ने पूंजी निवेश के लिए भी उपनिवेशों का उपयोग किया। पूंजी निवेश के लिए उपनिवेशों का उपयोग किया। तीसरे, पश्चिमी देशों में बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादों की जरूरत पड़ी। अतः पश्चिमी साम्राज्यवाद ने उपनिवेशों की कृषि अर्थव्यवस्था का भी दोहन किया। साम्राज्यवाद से औपनिवेशिक शक्तियों को कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी मिला था। वस्तुतः उन देशों में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप एवं औद्योगिक श्रमिक वर्ग स्थापित हो चुका था तथा वर्ग संघर्ष के कारण संबंधित देश में साम्राज्यवाद की प्रगति हो रही थी। ऐसी स्थिति में उपनिवेश से लूट कर लाए गए सामाजिक साम्राज्यवाद जो मैंने बताया कि उपनिवेश से एक लाभ उनको ये मिला कि उनके अपने देश में मजदूर धीरे धीरे आक्रोश में आ रहे थे, तो अपने मजदूरों को खुश करने के लिए अपने उपनिवेश से गए, वहां से जो धन लूट कर लाए उसका एक छोटा सा भाग मजदूरों को देने लगे। तो मजदूरों को जब संसाधन मिले तो संतुष्ट हो गए और क्रांति के रास्ते से हट गए। जो मैंने लेनिन के बारे में बताया था, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण, तो वही तर्क दिया गया है। उनके श्रमिक क्रांति के मार्ग से हटते चले गए। इसके अतिरिक्त साम्राज्यवादी मोर्चे पर संबंधित देश की सफलता के कारण लोगों का ध्यान आंतरिक समस्याओं से हटकर बाह्य मोर्चे पर चला गया। इससे भी समाजवाद की प्रगति अवरुद्ध हुई। और उपनिवेशों पर साम्राज्यवाद का प्रभाव, उपनिवेशों पर साम्राज्यवाद का
वो तो आपको पश्चिमी देशों पर प्रभाव है, औपनिवेशिक शक्तियों पर। अब उपनिवेशों पर तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो तुम पहले से ही जानते हो, इसको पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। उपनिवेशों पर साम्राज्यवाद का बड़ा ही दुखद एवं पीड़ादायक अनुभव रहा। साम्राज्यवादी शक्तियों ने उपनिवेशों की कृषि संपदा को निचोड़ दिया, उनके कृषि को बहुत निचोड़ा। फिर पश्चिमी देशों के औद्योगिक उत्पादों ने उपनिवेशों के हस्तशिल्प उद्योगों को गहरा धक्का पहुंचाया, क्योंकि वहां से तैयार माल लाते थे तो इनके हस्तशिल्प उद्योगों को धक्का लगा। इस कारण उपनिवेशों में क्रय शक्ति कम हो गई। सबसे बढ़कर यूरोपीय साम्राज्यवाद केवल प्राकृतिक संसाधनों का ही दोहन नहीं किया, बल्कि उपनिवेशों में मानव श्रम का भी भरपूर दोहन किया, जो पीछे बता चुका हूं। पूर्व काल में अफ्रीकी महाद्वीप से बड़े पैमाने पर दासों को बेचा गया, परंतु 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक साम्राज्यवादी शक्ति होने तक शोषण का हथकंडा बदलने लगे थे तथा अपनी नई नीति को श्वेतों के अधिभार, जो उसी को ऊपर वाला ही रिपीट है, घबराना मत, व्हाइट्समैन का नाम देने लगे थे। अतः अब दास व्यवस्था का स्थान करारबद्ध श्रमिक, इंडेंचर्ड लेबर, ने ले लिया था। 19वीं सदी के करारबद्ध श्रमिक को दास व्यवस्था की नई पद्धति का भी नाम दिया जाने लगा था। मैंने इस करारबद्ध पद्धति जो है उसको दास व्यवस्था की नई पद्धति भी कहा जाने लगा। यह कहा जाता है कि जब ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर सूरज की चमक आई थी तो पहली चमक चीनी उत्पादक द्वीपों से ही उठी थी। ब्रिटिश साम्राज्य ने कैरिबियन द्वीप, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सुरिनाम, मॉरिशस एवं फिजी में अपने अपने उपनिवेश विकसित किए। वही बात है, रिपीट है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो वही जो अनुबंधित श्रमिक, मैंने करारबद्ध श्रमिक और अनुबंधित एक ही है, वे इन क्षेत्रों में करारबद्ध श्रमिकों को भेजना आरंभ किया। इन श्रमिकों को खनन, बागान, रेलवे निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में लगाया गया, परंतु इनका एक बड़ा हिस्सा चीनी उत्पादन में लगाया था। अधिकतर करारबद्ध श्रमिक वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत तथा तमिलनाडु से भेजे जाते थे। तमिल मुक्त श्रीलंका और मलाया भेजे जाते थे। यही चीज है। इसको मैं क्या रिपीट करूँ, आप लोग देखोगे जो पीछे मैंने करवा दिया है। समूह गुयाना में 1838 में लाया गया। यह अगर हम गहराई से परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि ये करारबद्ध श्रमिक स्वेच्छा से अन्य देशों की ओर पलायन नहीं करते, बल्कि ये शोषण मूलक ब्रिटिश शासन की उपज थे। वस्तुतः ब्रिटिश औद्योगिक नीति के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। इस कारण अधिक संख्या में भारतीय बेरोजगार हो गए। इस प्रकार भू राजस्व की रकम अत्यधिक रखे जाने के कारण किसान अपनी जमीन से हाथ धो बैठते तथा फिर श्रमिक के रूप में कहीं और जाने के लिए विवश हो जाते। आगे 1900 ईस्वी के पश्चात भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं इस पद्धति का जमकर विरोध किया तो 1921 में यह पद्धति समाप्त कर दी गई। अब यही पर यहाँ पर मराठी, तेलुगु वही चीज है, इसमें कोई नई चीज नहीं। यहाँ पर देखो संविधानवाद का विकास जो दिया गया, वो संविधानवाद का विकास क्या है। यूरोपीय मध्य वर्ग ने सदा ही सीमित मताधिकार पर बल दिया था। यूरोपीय मध्य वर्ग ने सीमित मताधिकार पर बल दिया था, परंतु समाजवादी क्रांति के भय से पूंजीवादी सरकारों ने श्रमिक कल्याण का नया कार्यक्रम शुरू कर दिया तथा संविधान में गणतंत्रवादी समाजवाद जैसा शब्द उल्लेखित किया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा 1 मिनट मेंटली अलर्ट हो जाना। जैसे देखो, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, संविधानवाद का विकास वो आपने देखा। फिर जब 19वीं सदी के आरंभ में जब अखिल यूरोपीय क्रांति हुई, तो अखिल यूरोपीय क्रांति में आपने क्या देखा, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, तो उन देशों ने भी धीरे धीरे संविधान अपनाया और संवैधानिक राजतंत्र के मॉडल को अपनाया, लेकिन सभी ने सीमित मताधिकार को अपनाया था। अब हमारे यहां हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बताया था कि हमने सीधा 1950 में 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू किया, उसमें 1 मैन 1 वोट, जिसको कहते हो सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार के फार्मूला को अपना दिया। पश्चिम धीरे धीरे बढ़ा है, वहां पर गौर करना है, वहां पर डेमोक्रेसी एक साथ नहीं आई। अब क्यों आई है वो भी मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप यह जानिए कि जब मार्क्सवाद आया, कार्ल मार्क्स आया, जब उसने क्रांति का भय दिखाया तो पश्चिम के पूंजीवादी देश डर गए और धीरे धीरे उन्होंने अपने मजदूरों को मताधिकार देना शुरू किया। तो स्वेच्छा से नहीं दिया, दबाव में दिया। आगे मैं बताऊंगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी नीति और भी बदलेगी, वो मैं आगे बताऊंगा। तो मताधिकार का विस्तार होगा और अधिकांश जो पश्चिमी देश हैं वो समाजवादी गणतंत्र का मॉडल
या वो शब्दावली का अपनाएंगे तो 19वीं सदी में कहीं ना कहीं मार्क्सवाद के भय से यूरोप में संविधानवाद का ही विकास होगा। ये जो है ना अनुबंधित श्रमिक को कई जगहों पर हो गया है, 2-3, तो उससे क्या है, वही चीज है, तो उसको आप पढ़ लेना, उसको देख के आप घबराना मत। वो मैंने अंतरशास्त्रों को भी डाल दिया है, पीछे भी कर दिया था, तो थोड़ा वो रिपीट हो गया है, तो आप घबराना मत। तो ये जो एरिया है वो समाप्त हो गया आपका। अब तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टॉपिक आता है। तो मिस्टर अंकुर पूछिए मेरे स्टूडेंट से कि कुछ पूछना है उनको। क्या बोल रहे हैं वो लोग? ओके सर। ओके है। अब देखो, अब अगला टॉपिक तो आपका है, आता है विश्व, और इसमें मैंने आपको डायग्राम में देख 19वीं सदी में राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक क्या अपरिहार्य था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहले मैंने डायग्राम बनाया है। इस वर्ल्ड वॉर के 1 2 3 4 5 कारक, फिर नीचे कारक, लेकिन 7 मिनट अब मेरे पास बचा हुआ है, तो क्या मैं वर्ल्ड वॉर आज शुरू करूं या फिर कल ही इस टॉपिक को कवर कर लूं? जैसे आप ये टॉपिक को पढ़ोगे, आज मैटर भेजा है या कल भेजा था? कल भेजा था। तो पहले तो आप ये बताइए, क्या प्रथम विश्व युद्ध का ये टॉपिक आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया? ये आपका खंड 3 का सबसे लास्ट तीसरा उपखंड है। तो पहले आप ये बताइए कि इस टॉपिक को आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, हाँ या ना? डाउनलोड कर लिया है। अब देखिए, वो जो मैंने डायग्राम बनाया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जड़ तो पीछे ही है। ये डायग्राम है 1 2 3 4 5 कारक मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के निर्धारित किए हैं, और यहाँ पर 2 मुद्दे हमने डिस्कस किए हैं। क्या यह अपरिहार्य था अथवा क्या इसको टाला जा सकता था, और दूसरा क्या इसके लिए जर्मनी उत्तरदायी था। ये दोनों को डील करने के बाद प्रभाव में हमने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के 4 प्रभावों की चर्चा की है। अब यहां पर देखते हो पहले पृष्ठभूमि। तो प्रथम विश्व युद्ध उग्र राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद का त्रासद परिणाम था। यहीं से आप कोई क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में आप देखो, अच्छे अच्छे मुहावरेदार शब्दों को याद कर लो। मैंने याद करने का, रटने का नहीं है। हम आप लोगों को देखो, अभी तो आपको यंग माइंड है, आपके पास इमेंस कैपेबिलिटी है, मतलब आप यही समझिए कि आपका दिमाग प्रॉपर यूज नहीं हुआ है। आप जितना उसकी क्षमता को बढ़ाओगे उतनी क्षमता बढ़ती जाएगी, विश्वास रखो। तो इसमें कुछ कुछ जो अच्छे लाइन है उसको जानबूझ के डाइजेस्ट करना की, ताकि क्वेश्चन स्टार्ट करने में आपको उससे सुविधा हो जाएगी। जैसे प्रथम विश्व युद्ध उग्र राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद का त्रासद परिणाम था। 19वीं सदी की यूरोपीय राजनीति ने जो दिशा पकड़ ली थी वो स्वाभाविक रूप में प्रथम विश्व युद्ध की ओर चली गई। इसी आधार पर 19वीं सदी एक लंबी 19वीं सदी के रूप में जानी जाती है, जो 1789 से आरंभ होकर 1914 में समाप्त हुई। प्रथम विश्व युद्ध के साथ इस सदी का अंत हुआ था। तो जनरल इंट्रोडक्शन है। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन आपको नहीं लिखना, आप केवल एक ही लिखना, प्रथम विश्व युद्ध उग्र राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद का त्रासद परिणाम थी। हो गया आपका एक पंक्ति का इंट्रोडक्शन। अब प्रथम विश्व युद्ध के कारण, तो अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के कारणों पर विचार करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि यह युद्ध जटिल परिस्थितियों के ऊपर था, तथा इसके लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक और कूटनीतिक कारक सभी उत्तरदायी थे। अब देखिए, यहां पर तो राजनीतिक कारक आपको कम में दिया गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि, लेकिन इसके लिए जानते हो मुझे बिस्मार्क की विदेश नीति समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे, और तब आप इस लाइन का मतलब समझोगे। और आप लोग पूरी कितने पेजेज हैं ये मेरे, इतना ही बड़ा है। आप लोग कल इस पूरे को कंप्लीट करके आओगे, और कल ही मैं आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टॉपिक लेता हूं, क्योंकि अब तो टाइम वैसे भी समाप्त हो चुका है और बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी थोड़ा जटिल है। लेकिन घबराओ मत, आप लोग जितने ब्रिलियंट हो, मैं आपको बड़ी आसानी से बिस्मार्क की विदेश नीति समझा दूंगा। तो आज अगर आप लोगों की अनुमति हो तो आज यहीं रुक जाता हूं, क्योंकि फिर अब टाइम उतना है नहीं जो मैं उसका बिस्मार्क की विदेश नीति आरंभ करूं। क्या मिस्टर अंकुर? सो माय स्टूडेंट्स, आज मैं यहीं रुकता हूं और कल मैं आप लोगों से मिलता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, गुड नाइट। हाँ, होमवर्क, एक मिनट रुक जाना, तुमको एक होमवर्क देना है हमें। क्वेश्चन
19वीं सदी के भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है? किन कारकों ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया? की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया। 19वीं सदी के भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है? किन कारकों ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया? मात्र 150 वर्ड्स में लिखना है। इसमें आपकी योग्यता क्या है कि आप कैसे छोटा करके कम में अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ या ना में अंकुर को खबर करो, मुझे पता चल जाएगा। मिस्टर अंकुर, इनका रिएक्शन देखिए, ये कर सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स या नहीं? यस हो जाएगा। ओके मैं स्टूडेंट्स, तो कल मैं आता हूं। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर डेली एक क्वेश्चन करना है। इसी से आप वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त करते करते तक मुझे राइटिंग आपको सिखा देनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।